चलिए, अटेंड किसने करा था कल का सेशन? इतने लोगों ने किया था। ऑडियो वीडियो क्लियर आता है? बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं सवाल वगैरह? चलो, लिखें। क्वेश्चन का जो फॉन्ट होता है वो दिख जाता है? क्वेश्चन का फॉन्ट साइज कितना साफ? ठीक, चलो। हाँ जी, लिखें लिखें, संभालिएगा संभालिएगा, लिखें। क्लास नोट्स खोलें, लिखें कॉन्सेप्ट। जैसे मेरे पास एक लेंस है, चलो फटाफट लेंस को खत्म करना है, मिरर शुरू करेंगे। कल एक सेशन फिर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल हम पढ़ेंगे रात को स्फेरिकल मिरर के 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन का ऐसा बूस्टअप है जो आपको 60-70 सवाल फ्री बोनस के और दे देगा। और मजे की बात है, उस 15 में से 11-12 सवाल ऐसे हैं जो हमने ईएलपी के नहीं लिए, जानबूझ के हमने अलग सवाल लिए, अलग डेटा, ताकि आपको अलग नए प्रश्न और मिल सके, है ना? तो वो जरूरी है, करते रहेंगे, बढ़िया है। तो साहब ये लेंस है, चलो बातचीत बंद करो। ये ऑब्जेक्ट रखा, अब इमेज बनानी है, तो ये पैरेलल लाइट गई, ये सीधी गई, ये भाई साहब इमेज बन गई। मत मत बात कर बेटा, शांत हो, रुक, थाम अपने आप को। ये ऑब्जेक्ट रखा और यहां क्या बन गई? इमेज। अब आपने देखा हो कि आपको 10वीं क्लास टीचर, स्कूल, ट्यूशन पर, 12वीं में सब ये दो रे ही बनाते हैं। कल मैंने भी इतने सारे डायग्राम बनाए, दो रे ही बनाई। तो ऐसा थोड़ी ना है कि ऑब्जेक्ट से दो ही रे निकलती हैं। वो तो पेन की स्याही ज्यादा खर्च नहीं हो जाए, किताब में प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं बढ़ जाए, इसलिए दो रे बनाते हैं। और वास्तव में बेटा आप खुद सोचो, क्या बेटा दो ही रे निकलती होंगी? क्या बेटा? नहीं, बहुत सारी रे निकलती होंगी। क्या ये बात सही है? हाँ, वो अलग बात है, वो कन्वर्ज सब एक ही जगह जाकर होती हैं और वहीं क्या बनती है? इमेज। चित्र बना लीजिए। तो वो तो हम और आप दो रे बनाते हैं ताकि समय कम लगे, स्याही कम लगे, परंतु वास्तव में दो थोड़ी ना निकलती हैं, वहां से तो काफी सारी रेज निकलती होंगी। क्या ये बात सही है? अब मान लो आपने लेंस को काट दिया, या आपने बीच में डार्क डार्क स्ट्रिप कर दी, ऐसे ऐसे डार्क डार्क स्ट्रिप कर दी, काला रंग पोत दिया, ये ब्लैक स्ट्रिप लगा दी। अब आप सोच के बताइए, क्या इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा क्या? फोकल लेंथ कहां बदलेगी? फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है? पावर डिफरेंस इन म्यू अपॉन रेडियस। ना तुमने म्यू बदला ना रेडियस बदली, तो फोकल लेंथ तो वही रहेगी। मजे की बात है, इमेज वही बनेगी जहां पहले बन रही थी, वही बनेगी, उतने ही साइज की बनेगी। बस केवल और एक केवल फर्क पड़ेगा, उसकी जो चमक है वो कम हो जाएगी। पूछिए क्यों चमक कम हो गई? क्योंकि पहले बहुत सारी रेस थी, अब नंबर ऑफ रेस कम होंगी। क्यों सर, कम क्यों होंगी? ये ब्लैक पट्टी से तो रे पार ही नहीं हो पाएगी, तो नंबर ऑफ रेस अब जो पहुंच रही हैं वो क्या हो गई? कम। तो इमेज की चमक भी कम हो जाएगी। कभी कभार वो कहता है, साहब मैंने लेंस को ऐसे काट दिया, इतना सही रख दिया लेंस, अब बताओ क्या होगा? बच्चे सोचते हैं अरे यार लेंस छोटा हो गया तो इमेज भी छोटी बनेगी। नहीं भैया, नहीं भैया, इमेज तो वही बनेगी, उतनी ही साइज की बनेगी। इमेज वही, उतने ही साइज की। साइज भी बहुत जरूरी है। कई बच्चे सोचते हैं अरे यार लेंस छोटा रह गया है तो इमेज आधी अधूरी बनेगी। ना ना, इमेज को तो दो रे चाहिए भाई,
दो रे तो आराम से मिल जाएंगी, इमेज वही, साइज भी वही, केवल क्या कम हो जाएगी, चमक, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर बीच बीच में काले रंग की पट्टी लगा दें, लेंस को काट दें, तो इमेज वही बनती है, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। तो पोजीशन ऑफ इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा, इमेज वही बनेगी, उतने ही साइज की बनेगी, बट केवल उसकी क्या कम हो जाएगी, चमक। और इसलिए कहा जाता है ब्राइटनेस is directly proportional to area of aperture या intensity of image is directly proportional to area of aperture. Intensity of image is directly proportional to एरिया ऑफ अपर्चर। अपर्चर समझते हैं, जैसे ही मैंने चश्मा लगा रखा है, तो ये वाला जो साइज है ना, ये अपर्चर है, ये अपर्चर है। छोटा चश्मा भी बन सकता था इसी नंबर का, जो मेरा नंबर है इसी नंबर का, उसका अपर्चर क्या हो जाता है, कम। अपर्चर मतलब जहां से लाइट एंटर कर सकती है, जहां से लाइट एंटर कर सकती है। जितना बड़ा लेंस होगा, ये इसका अपर्चर है, देखिए आप, जितना बड़ा लेंस होगा ज्यादा लाइट एंटर करेगी। यहां देखिए अपर्चर क्या हो गया, कम, छोटा अपर्चर हो गया, तो प्रकाश कम एंटर करेगा। प्रकाश कम एंटर करेगा तो जो चमक होगी वो भी कम हो जाएगी। सीधा सीधा आप ऐसे सोचिए, बाहर सूर्य का प्रकाश है, कमरा आपने पर्दा लगा रखा है, पर्दा थोड़ा थोड़ा खोलते जाइए, जितना पर्दा खुलता जाएगा ज्यादा सूर्य का प्रकाश अंदर आ पाएगा। आपने ज्यादा पर्दा खोल दिया, ज्यादा सूर्य का प्रकाश अंदर आएगा, कमरे में चमक, इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। पर्दे पर एक छोटा सा छेद कर दो, वहां से सूर्य का प्रकाश अंदर आएगा, बाहर सूर्य उतना ही चमक रहा है तेज, अब पर्दे में छेद का साइज बड़ा 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 करते जाओ, ज्यादा प्रकाश अंदर खिड़की से आएगा, ज्यादा प्रकाश आएगा, जो चमक होगी कमरे में, जो रोशनी होगी, जो तीव्रता होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा सवाल है, इंटेंसिटी, मार्कर चाहिए, मार्कर, ब्लैक रंग का मार्कर, मार्कर है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। बोलो क्या ये बात सही है क्या? तो भैया अगर एरिया ज्यादा होगा तो चमक भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बढ़े आगे, चलो जल्दी जल्दी आओ फटाफट, थोड़ा तेज लिखो। हाँ नहीं कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। तो दो तीन बार बोल लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इस बात को, शॉर्ट नोट में जाएगा। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। बोलिए आगे बढ़े, एक प्रश्न करके देखते हैं इस पर, जल्दी आओ। अच्छा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, इमेज वही बनेगी, इंपॉर्टेंट है, साइज भी वही रहेगा, परंतु चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया सवाल आईआईटी का आया, थोड़ा सा मजाकिया प्रश्न है पर जबरदस्त है। लेंस में उसने क्या कर दिया, काले काले रंग की ऐसे स्ट्रिप लगा दी, ये काले काले रंग की स्ट्रिप लगा दी, तो बताओ चमक कम होगी या ज्यादा, कम, ठीक है।
यहां खड़ा कर दिया डंकी, ठीक है, और आपसे पूछा गया भैया इसकी इमेज बताओ, तो ऑप्शन था क्या वो जेब्रा दिखाई देगा क्या, आईआईटी का प्रश्न है। और जब इसका उत्तर देखा गया तो सर्वे जो आउटपुट आया ओएमआर से 95% बच्चे जेब्रा टिक करके आए। कारण क्या है पता है, कारण क्या है, आप सोचो जब पहली बार आया था सवाल क्या सोचा बच्चे ने, और लॉजिकल सोचा, और प्रश्न क्या जबरदस्त बनाया गया कि भाई यहां खड़ा किया डंकी, लेंस में स्ट्रिप है, तो लॉजिकल देखना वहां से प्रकाश जाएगा नहीं, तो इमेज में वहां वहां क्या आ जाएगा, अंधेरा, और अगर डंकी में ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा दें तो क्या बन जाता है, जेब्रा। पर ऐसा नहीं होगा, स्ट्रिप से कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, बस वहां से लाइट नहीं जाएगी, अपन को सिर्फ तो 2 लाइट 4 लाइट 6 लाइट ही चाहिए, कोई इतनी सारी जरूरत ही नहीं है, बस उसकी चमक क्या हो जाएगी, कम। इसलिए तो यहीं से तो कबीर जी ने लिखा गधा तो गधा ही रहेगा, वो जेब्रा नहीं बनेगा। तो बताइए इमेज, इमेज क्या जेब्रा या गधा, गधा, लिख लें। आईआईटी का प्रश्न है, अपने मॉड्यूल में दे रखा है सॉल्व एग्जांपल में, और कितना लॉजिकल प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि जो टिक लगा के आ गए उन्होंने सही नहीं, अप्रोच तो उन्होंने भी सही लगाई कि लेंस में काले काले रंग की स्ट्रिप है, तो यार जहां काले काले रंग की स्ट्रिप है वहां अंधेरा अंधेरा दिखेगा, और अगर डंकी में अगर आप ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्रिप चिपका दो तो जेब्रा दिखता है, पर ऐसा होगा नहीं, ब्लैक रंग की स्ट्रिप का मतलब है लाइट वहां से नहीं जा रही है, पर बाकी तो लाइट पहुंच रही है ना भाई, तो केवल उसकी जो चमक है वो क्या हो जाएगी, कम। इमेज वही बनती है, इमेज का साइज वही रहता है, बस केवल और केवल चमक कम हो जाती है। तो ब्लैक स्ट्रिप लगा दो, काला रंग लगा दो, ब्लैक पेपर चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, बस जो उसकी तीव्रता है, जो ब्राइटनेस है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो सही बात है क्या, ये वाली बात लिख लो। आईआईटी का क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल में दे रखा है, रिपीट हो जाते हैं पुराने आईआईटी के सवाल जो जल्दी सॉल्व होते हैं 1 मिनट के अंदर, ऐसे कैसे एम्स में, एआई ट्रिपल ई में, नीट में ऐसे कैसे रिपीट होते हैं, इसलिए जो छोटे छोटे सवाल हैं वो अपन को आने चाहिए, हम पढ़ाते पढ़ाते टेस्ट में क्लास में उन सब सवालों को इंक्लूड करते रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, का एक लेंस है, इसका अपर्चर का डायमीटर डी है। अब बिल्कुल बातचीत बंद करिए ताकि हम ज्यादा पढ़ पाए, आज क्लास छोटी भी है तो इसलिए पूरा पढ़ पाए। अपर्चर का डायमीटर है डी, और इस समय जो इमेज की इंटेंसिटी है वो है आई। अब क्या किया आपने, इसका सेंट्रल पार्ट ब्लैक कर दिया, काला रंग पोत दिया सेंट्रल पार्ट पर, इस तरह से सेंट्रल पार्ट इज ब्लैकेंड अप टू अ डिस्टेंस, अप टू अ डायमीटर d/2, central part is blackened। सेंट्रल पार्ट को क्या कर दिया, काला कर दिया। अब आपसे पूछा गया है इंटेंसिटी ऑफ इमेज बताओ, पहले ईमानदारी से बताओ क्या वही रहेगी या कम हो जाएगी, पहले तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इंटेंसिटी वही नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में आपने काला रंग पोत दिया, तो अब जो नंबर ऑफ रेज हैं जो इमेज का फॉर्मेशन करेंगी उनकी संख्या पहले से कम हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट पहले रिपीट कर लो,
यार देखो इंटेंसिटी पूछी है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आप क्या करो, पहले का एरिया निकाल लो, बाद का एरिया निकाल लो, रेशियो ले लो। कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। इतनी हम प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं कि सवाल देखकर आपको तुरंत माइंड में कॉन्सेप्ट क्लिक करे। लेंस को पानी में डुबोया है तो किस तरह से सवाल करते हैं, पावर वाला सवाल कैसे करते हैं, दो लेंस इन कांटेक्ट में हो तो कैसे सोचते हैं, ये तब आएगा जब आप बार बार क्वेश्चन रिवाइज करोगे। इसलिए जरूरी है, इसलिए मेहनत करते हैं कि यार क्वेश्चन की प्रोफाइल देखकर आपको तुरंत स्टेप क्लिक करना चाहिए। प्रिज्म की एक सरफेस को सिल्वर कर दिया तो तुरंत आपको पता है रे को कितने डिग्री पे गिराना है, 90 डिग्री पर। भाई साहब 3 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर आएगा। प्रिज्म की एक सरफेस सिल्वर कर दी, केवल स्नेल लॉ से सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैंने एक हेडिंग भी डाली थी, प्रिज्म के ऐसे सवाल जो केवल सही डायग्राम बनाने से ही सॉल्व हो जाते हैं। पढ़ो, ये बहुत ऑर्गेनाइज रे ऑप्टिक्स आपको पढ़ाई गई है। आपने 3-4 बार पढ़ लिया ना, आपके सवाल ऐसे खटाखट बनेंगे। कल का सेशन फिर देखना आप, 15 क्वेश्चन करेंगे मिरर के और एकदम शानदार तरीके से समझ में आएंगे। कल मिरर पढ़ाऊंगा और 15 प्रश्न करेंगे रात को, सारे के सारे मिरर पे बेस्ड। चलो, अब इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल, एरिया। तो दिमाग में चल रहा है भैया क्या निकालना है, एरिया। चलो पहले का डायमीटर बताओ, पहले डाया बताओ, डी रेडियस बताओ, डायमीटर का आधा d/2, एरिया बताओ पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, पाई d स्क्वायर बाय 4। ये एरिया आ गया कौन सा, पहले का। बताओ ये ओके है क्या, पहले का डायमीटर, पहले का रेडियस, पहले का एरिया, बोलो क्लियर। चलो बाद का देखें। हाँ जी, बाद का बताइए, डायमीटर कितना हो गया, d/2, रेडियस डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा d/2/2, d/4, एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो पाई इंटू d/4 का स्क्वायर, पाई d स्क्वायर बाय 16, पाई d स्क्वायर बाय 16। बट मजे की बात है ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। अगर आपने इसी से सॉल्व कर लिया तो आप फंस जाओगे, ये वाला एरिया काम का नहीं है। अब ये वाला एरिया क्यों नहीं काम का है उसको आप समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ब्लैक करने से कौन सा एरिया काम का आता है। जैसे देखें तो पहले पूरा लेंस था, है ना, अब मैंने सेंट्रल पार्ट को क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। सेंट्रल पार्ट इज ब्लैकेंड। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रकाश कहां से जा रहा होगा, क्या साइड साइड से जा रहा है क्या, साइड के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या करेंगे पता है, कुल एरिया में से ये काला वाला एरिया घटा देंगे, वही तो लाइट साइड से पास होगी, तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप समझो, ये वाला अगर आपने एरिया ले लिया रेशियो में, गड़बड़ हो जाएगा। ये तो कौन सा एरिया है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला एरिया है, पर ब्लैक वाला तो काम का ही नहीं है। इमेज बनाने के लिए कौन सा एरिया काम का है, जो बचा हुआ है कोने कोने में। ये बचे हुए एरिया का गणित में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको क्या पढ़ना करेगा, कुल एरिया में से ये काला वाला एरिया घटाना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपने यही ले लिया तो उत्तर नहीं आएगा, तो रिमेनिंग एरिया काम में लेना पड़ेगा। रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया बताओ क्या होगा, टोटल एरिया में से ब्लैक वाला एरिया घटा दो, तो टोटल एरिया है पाई डी स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई डी स्क्वायर बाय 16, 16 एलसीएम, 4 पाई डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर, दैट इज 3/16 पाई डी स्क्वायर। नाउ ये एरिया
बाद में काम आएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यहां घटाना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब दो एरिया आपको पता चल गए। पहले वाला कौन सा है? ये वाला। बाद वाला ये वाला। रेशियो ले लीजिए, एआईपीएमटी में आया हुआ सवाल है और फेमस प्रश्न है। एरिया सर्कुलर अपर्चर है ना बेटा, जो लेंस का अपर्चर है वो कैसा है? सर्कुलर अपर्चर है, इसलिए हो गया सर। तो 3/16 काम आएगा। अब क्या करें? रेशियो ले लें। बताइए, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, I2/I1 A2/A1। बाद की इंटेंसिटी I डैश, पहले की इंटेंसिटी I, पहले का एरिया πd²/4, बाद का एरिया 3πd²/16। ये कट गया। I डैश बटे I बराबर 3/16 इंटू 4, 3/4। तो I डैश बराबर 3/4I। अच्छा सवाल है, आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है, पॉपुलर सवाल है, सीधा शॉर्ट नोट में भी इसको याद किया जा सकता है। उत्तर जनरली बच्चे I/4 देते हैं, पर I/4 नहीं होगा, वो वाली इंटेंसिटी तो रुक गई, तो बचेगी कितनी? 3I/4। घटाना ही इस सवाल का क्लाइमैक्स है। अगर आपने नहीं घटाया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले ये देख लीजिए स्लाइड में कुछ रह गया, स्टार लगा के रखिए। ये अपने आप में अनोखे सवाल हैं, कुछ कुछ चुनिंदा सवाल हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिक है। देखो, डाया डी, रेडियस, आधा, एरिया, पहले का एरिया, बाद का एरिया, पर ये काम का नहीं है, ये तो रुक गया, वो प्रकाश का एरिया है। अब अपन को तो रिमेनिंग एरिया से मतलब है, जहां से लाइट पास हो रही है, तो हमें एरिया को घटाना पड़ेगा। बोलिए, क्या बात ओके है? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? ये सब ठीक है? चल, पढ़ चले। तो उत्तर बताइए। 3I/4, फोकल लेंथ वही रहेगी, फोकल लेंथ वही रहेगी। चलिए, अब एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, उसको पढ़ लेते हैं। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इंपॉर्टेंट तो कम है, पर ऐसा नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं। आया हुआ सवाल है बहुत पहले, 2-3 बार, तो पढ़ना तो पूरा है। लिखें, प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा, बाकायदा 12th में, एनसीईआरटी में, स्कूल लेवल पे सारा ये सिलेबस में। हम केवल उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं और सारी बातें समझ लेते हैं। लिखें, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, दिस मेथड इज यूज्ड for calculating focal length of convex lens in the laboratory। अब ऐसे ही सवाल आ जाता है,
इस बार आ गया वाटर वेंचुरीमीटर किस प्रिंसिपल पे आधारित है, बर्नौली थ्योरम, टिक ही करना था। ऐसे 5-6 सवाल मिल जाते हैं। अब यही आ जाए लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या काम आता है, तो आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते बहुत, क्योंकि वो 50 के 50 न्यूमेरिकल नहीं देता भाई, 50 न्यूमेरिकल हल ही नहीं होते। वो 7-8 सवाल देता है थ्योरेटिकल, 4-5 सवाल इतने पॉपुलर देता है जो सीधे रिजल्ट होते हैं कि भैया वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, अगर दोनों एंड फिक्स हैं तो इवन हार्मोनिक भी बनती है, ऑड भी बनती है, रेशियो होगा 1:2:3। अगर एक किनारा फ्री है तो ऑड बनती है 1:3:5। तो 5-7 सवाल ऐसे देता है जो केवल टिक लगाने पड़ते हैं, 50 के 50 न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। आप इस बात को समझो, कई सवाल तो सिर्फ टिक लगाने के होते हैं, क्या पढ़ा, इंफॉर्मेशन आपको याद है, टिक लगाया। फिजिक्स में भी ऐसे हर पेपर में 5 से 7 प्रश्न मिलते हैं, ताकि वहां जो समय बचता है ना, वो दूसरे प्रश्नों में किसी में इंटीग्रेशन आ गया, वहां 2 मिनट लगेंगे तो 2 मिनट ही लगेंगे भाई, तो उससे बच नहीं सकता। पर जो दूसरे प्रश्न थे 5 सेकंड के, 10 सेकंड के, वहां का समय बच गया ना, इसे कहते हैं पेपर की बैलेंसिंग। ऐसा नहीं होता हर सवाल को 1 मिनट में ही हल करना होता है भाई, जो 5 सेकंड में हो गया उसके 55 सेकंड कहां गए, वो कहीं ना कहीं वो दूसरे सवाल में उपयोग करेगा। तो बहुत काम हो के पेपर दो, रोज ये समझो हमें एकदम कूल डाउन रहना है। बहुत अलग अलग तरह की सिचुएशन आ सकती है, 5-7 सवाल कठिन आ गए लगातार, अपना पेशेंस नहीं खोना है, परेशान नहीं होना है। सेमी मेजर टेस्ट में ये करेंगे, एक एकदम कठिन आएगा, फिर एकदम नीचे आएगा, फिर मिड आएगा, फिर ऊपर, ऐसे वेरिएशन चलेगा। कारण क्या है, आप हर परिस्थिति के लिए क्या रहे, तैयार रहे। एक पेपर ऐसा बनाया है कि भाई आपको लगेगा ही नहीं क्या ये भी सिलेबस है क्या, आप चिल्लाएंगे आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा पेपर भी बनाया है। कारण क्या है कि आपको लगे यार अपन को मानसिक रूप से मजबूत होना है। आपको क्या लगता है, जैसे टॉपर के आए 90, जैसे अपने 10,000 बच्चों ने दिया, आपने आए 55, 60, 65, कुछ भी मान ले, 70, 75, जो भी पेपर आया साहब कठिन, तो इस 90 के फॉल होके हो गए 70, 65 के हो गए 60, जो मेहनत कर रहा है लगातार। आपको लग रहा है कम हुए, कम नहीं हुए, आपने बढ़ाए। क्योंकि अगर टॉप से 20% फॉल हुआ है, आपके 20% फॉल नहीं हुए ना भाई। ये कितनी रिलेटिव चीजें हैं समझो। सिर्फ ये डेटा दिखाओगे माता पिता को, हर व्यक्ति कहेगा अरे यार नंबर कम आए, पढ़ा कर यार, क्या कर रहा है, पढ़ा कर। पर अगर आप टॉपर के नंबर देखोगे कि पहले से दूसरे में उसने तो 20% की गिरावट दर्ज करी है, आपने 20% की गिरावट दर्ज नहीं करी, आपने तो उल्टा मेंटेन रखा है या कम फॉल हुआ है। आप इन बातों को समझें। उदाहरण मतलब क्या है, अगर पेपर कठिन है तो सबके लिए कठिन है। तो थोड़ा सा छोटी छोटी बातें, रोज एक पॉजिटिव पॉइंट सोचा करो कि हमें पेपर में एंजाइटी नहीं करनी है, पेपर में परेशान नहीं होना है, ब्लैकआउट नहीं होना है। आराम से 5 सवाल 10 सवाल कठिन होंगे तो अगले 170 सवाल भी हैं। हमें पूरे पेपर के एंड तक पहुंचना है, एंड तक पहुंचना है। इसलिए ये सब तरह के कॉम्बिनेशन होंगे। ये चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हो रहे हैं, हमेशा से। 10 साल पहले पढ़ाते थे तब भी यही बात समझाते थे कि चैलेंजेस हैं, इनसे फाइट करना आना चाहिए, दिमाग को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा। बनाओगे तो हो जाएगा, और हो ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन तो हर साल पहुंच रहे हैं बच्चे, विदाउट कोचिंग। गांव वाले बच्चे भी पहुंच रहे हैं जो केवल स्कूल टीचर के भरोसे हैं, वो भी जा रहे हैं। आप सर्च कर लीजिएगा डेटा मेडिकल कॉलेज का, 22-25% ऐसे बच्चे भी पहुंच रहे हैं। इसका मतलब कोई बहुत टफ चीज नहीं है, आपने उसको सोच सोच के बना रखा है। आप बाहर से प्रेशर उसको दे रहे हो तो अंदर स्ट्रेस पैदा हो रहा है। आप बाहर से प्रेशर दो ही मत ना, आप तो लॉजिकल पढ़ो। 10 सवाल किए, 15 सवाल किए, चलो अपना काम हो गया। रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ने, कुछ बेसिक नियम कानून तो बना लो अगले 4 महीने के, रोज सब सब्जेक्ट पढ़ने। ये स्ट्रेटजी बेकार होती है, मेरी फिजिक्स बर्बाद है, भाई साहब 6-6 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेकार है। भाई तू केमिस्ट्री बायो 10 दिन ही पढ़ेगा ना, वो भी फिजिक्स के साथ मिला लेगी हाथ, आजा हम तीनों साथ रहेंगे। समझो बात को आप। तो ये स्ट्रेटजी नहीं चलती। थोड़ा सा और देखो,
आप में हम में सिर्फ इतना अंतर है, आपने 2 साल 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं 11वीं से, हम तो 18-20 साल से हमने काम यही किया है। हमें तो इसकी नस नस पता है ना, बच्चे के क्या वेरिएशन होते हैं, बच्चे के दिमाग में क्या क्या चलता है, क्या अप एंड डाउन आते हैं, हमें पता है ये सब बातें। थोड़ा सा बात को समझिए और खुश होके पढ़िए। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, ये मेथड क्या काम आता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालने के काम आता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, वो जबरदस्त है। इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड स्क्रीन पोजीशन आर फिक्स्ड। स्क्रीन पोजीशन आर फिक्स्ड, इसका मतलब समझे, ना ऑब्जेक्ट हिलेगा ना स्क्रीन हिलेगी, ये अपने आप में ये लाइन काम की है। ना ऑब्जेक्ट हिलेगा ना स्क्रीन हिलेगी, केवल कौन डिस्प्लेस होगा, दैट्स व्हाई द मेथड इज लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। 4 सवाल आए हैं आज तक 25 साल में, 2 सवाल में तो उसने लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड लिख कर दिया, तो अपने आप चमक जाता है बच्चे को कि हाँ लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का सवाल है। 2 बार उसने लिखा ही नहीं शब्द, उसने क्या कहा, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन फिक्स है, केवल किसको हिलाया जा रहा है, लेंस को। तब भी आपको चमकना चाहिए था कि भैया एक सवाल किसका है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का। तो पूरा लिखिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन आर फिक्स्ड, ओनली लेंस इज डिस्प्लेस्ड, only lens is displaced in order to get two images, in order to get two images on screen। अच्छा, स्क्रीन शब्द भी जबरदस्त है। स्क्रीन शब्द का मतलब होता है रियल इमेज, रियल इमेज को ही स्क्रीन पे लिया जा सकता है। रेड लाइन से ऊपर लिख लो, ये कल एक सवाल में भी काम आया था, उसने कहा था इमेज स्क्रीन पर बन रही है 90 सेंटीमीटर पर, तो वो पता है रियल इमेज थी। रेड लाइन से ऊपर लिख लो, ये बात भी काम है, केवल रियल इमेज को ही, रेड लाइन से ऊपर लिख लो, केवल रियल इमेज को ही स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, रियल इमेज को ही स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड किया जा सकता है। चलो अब मेथड समझ लेते हैं, क्या क्या बातें काम की हैं, बाकी फॉर्मूले रिजल्ट काम के हैं। चलो सभी लोग बोर्ड पे देख लो, बढ़िया समझ लो। ऑब्जेक्ट दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स। यहां एक बार और लिख लो, ना ऑब्जेक्ट हिलेगा ना स्क्रीन, दोनों फिक्स। तो इनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स होनी चाहिए। पहला छोटा सवाल यही है, डी को हमेशा 4f से ज्यादा होना पड़ेगा। बताओ क्यों, कारण बताइए। कल बताया था ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम दूरी 4f, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, तो दूरी 4f या 4f से ज्यादा। अगर 4f से कम कर दोगे तो क्या होगा आशीष सर, दिन भर प्रैक्टिकल करता रहे भैया, दिन भर लेंस को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ले जा, स्क्रीन पर इमेज बनेगी ही। दूरी को कम से कम 4f या 4f से ज्यादा होना पड़ेगा। पहला सवाल तो यही बन गया। अब दूसरी बात, हम क्या करते हैं, लेंस को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब एक बार डायग्राम समझो, फिर फॉर्मूले बताऊंगा सीधे। ये देखना, ये लाइट आई, ये गई ऐसे, बताइए क्या बन गई यहां पर, इमेज HI1। जल्दी से बताइए, रियल इमेज बनी या वर्चुअल, रियल इमेज, बहुत बढ़िया। इन्वर्टेड या इरेक्ट, ओहो ये तो कल भी सिखाया था, रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड, उसकी हाइट HI1। माना ये दूरी U है, ये दूरी V है,
देख लो, दिस इज द पोजीशन नंबर 1। पहले यही चित्र बनाइए, अब इसी में काटा कूटा भी होगा, तो पहले इतना बना लीजिए, फिर अगले काटा कूटा के लिए तैयार रहिए। कल वाले 15 क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। हाँ, कर लिए नहीं कॉपी में, इसमें। हाँ, नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा। चले आगे। तो ये तो था साहब लेंस की पोजीशन नंबर 1। अब मैंने लेंस को डिस्प्लेस कर दिया, ये देखिए, दो लेंस नहीं है, यही लेंस को आगे खिसकाया गया है। माना कितना आगे खिसका दिया, x। तो बताओ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं पेन का कलर बदल रहा हूं ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो भाइयों, पहली बात बार बार बोल रहा हूं, दो लेंस नहीं है, लेंस की क्या है, अलग अलग पोजीशन। टॉपिक का नाम लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस मेथड में लेंस को डिस्प्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब जब इसको डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट वही है, देखना रेज वैसी की वैसी निकल रही है। पर मजे की बात, अब आप खुद देख लीजिए, क्या इमेज छोटी बनी या उतने ही साइज की, छोटी। रियल या वर्चुअल, रियल। सेकंड पोजीशन में इमेज रियल है, यस। इन्वर्टेड है, यस। पर कैसी है, डिमिनिश। अरे बोलो ना, कैसी है, डिमिनिश। नया चित्र बना लो। तुम यही कहना, अच्छा इसमें तो दो लेंस हैं। अरे दो लेंस नहीं है, एक ही लेंस को आगे खिसकाया गया है। एक पोजीशन 1 है और एक पोजीशन 2 है। देख लो, HI1 कौन है, बोलो HI1, पोजीशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज व्हेन लेंस इज प्लेस एट पोजीशन नंबर 1। पूरा लिखोगे तब पहचान पाओगे, तो फॉर्मूले भी याद कर लोगे, काम के क्या। पूरा लिख लो, 5 मिनट लगने दो, कोई टेंशन नहीं। HI1 हाइट ऑफ इमेज when lens is at position number 1। एक इमेज एनलार्ज होती है, एक इमेज डिमिनिश होती है। सब बातें लिख लो ताकि बात हमेशा के लिए समझ में आ जाए। एक्स कौन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। एक्स को हाईलाइट करो और डी को हाईलाइट करो। ये एक्स, इसको हाईलाइट कर लो, एक डी को हाईलाइट कर लो। सारी बातें लिख लो, 2 मिनट रुक रहा हूं। अरे बड़ा डी कौन है, बड़ा डी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी। तो लिख लो ना, हाँ में हाँ क्या मिला रहे हो, लिख लो, बड़ा डी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी। क्या ये बदलेगी या ये फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी। और इसको 4f से ज्यादा होना पड़ेगा। पूरा स्लाइड देख लो 100%, फिर फॉर्मूले आने वाले हैं जो हमें याद रखने हैं। लिख लो अब जल्दी से।
पढ़ूं? तो छोटा एक्स बोल लो, डी बोल लो, दो इमेज बनी, HI1 HI2, एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक इमेज बड़ी एक इमेज छोटी, दोनों रियल इमेज हैं, दोनों स्क्रीन पर मिल रही हैं, एक एनलार्ज है एक डिमिनिश है। अब हमें चाहिए फोकल लेंथ, तो इसके 3-4 फॉर्मूले हैं जो याद होने चाहिए। पहला, D मस्ट बी ग्रेटर देन 4F। दूसरा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D, जहां पर x क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। तीसरा होता है मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1। ये मैग्निफिकेशन M1 M2 क्या है बताओ? M1 कब है? जब लेंस पोजीशन नंबर 1 पर है। पूरा लिखो, M1 इज द मैग्निफिकेशन व्हेन लेंस इज एट पोजीशन नंबर 1। M2 magnification when lens is at position number 2। M होता क्या है? वही HI बटे HO। हर बात लिखो, कोई टेंशन नहीं है। फिर दोनों को घटाते हैं तो मिलता है x/f। सब डेरिवेशन है ना, एनसीईआरटी में हर किताब में दे रखे हैं, पर उस डेरिवेशन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे सवाल बन सकते हो। सीधा मल्टीप्लाई करना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है, इक्वेशन लिखनी है। इसलिए हम रिजल्ट को याद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न आए होते तो हम और डेरिवेशन की तरफ भी बढ़ते। लास्ट 10 साल में कोई प्रश्न ही नहीं आया है, मतलब इंपॉर्टेंस लेवल कम है। जैसे पावर है तो पावर को हम 5 स्टार लगाते हैं, 10 साल में 8 बार सवाल आया है पावर पे, तो भैया वो 5 स्टार सवाल है। अब इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, आप मॉड्यूल में देखोगे, ईएलपी में देखोगे तो कुल मिला के 5 सवाल मिलेंगे 300 में से। तो सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि अच्छा यार ये इंपॉर्टेंस की दृष्टि से कम है। नहीं आएगा ये तो कोई ठप्पा ही नहीं लगा सकता भाई। अगर अब पता होता तो पढ़ाते ही नहीं ना, मिरर शुरू कर देता मैं। तो आएगा नहीं आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता। एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए पढ़ना जरूरी है। हाँ, ये कह सकते हैं इस पर मेहनत का जो प्रतिशत होगा वो थोड़ा सा कम रखिए, बस इतना सा होता है। पांचवा पॉइंट, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ HI1 इंटू HI2। और इसी को अगर 2 डायमेंशन में लिखा जाए, ऊंचाई ना लिखकर एरिया लिखा जाए, तो हो जाता है एरिया के टर्म्स में A1 इंटू A2। ये आया हुआ है। एरिया के टर्म में, जैसे ये पेन है तो पेन के पास तो सिर्फ क्या है, हाइट है। अगर मैं पेन की जगह एक कॉपी रख देता तो कॉपी के पास क्या हो जाता है, एरिया। ये भी है और ये भी है। दो मिनट का रेस्ट लो, पांचों पॉइंट देखो, एक एक टर्म बोलो। टर्म बोलोगे, दोस्ती करोगे तब होगा। F फोकल लेंथ है, D दूरी है। यहां एक छोटा सा चित्र बना लो, उसमें रे डायग्राम हटा दो सब। ये स्क्रीन, ये ऑब्जेक्ट, ये दूरी D, ये शॉर्ट नोट बनाने के तरीके हैं। ये लेंस, दूसरे लेंस को डॉट डॉट बनाओ, और ये दूरी दिखा दो X, ये दिखा दो HO। अब देखो चित्र में कितनी बातें आ गई। चित्र हजारों शब्द कहता है, यही तो चित्र की खासियत होती है। अब सब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट, स्क्रीन, दूरी D। एक डॉट डॉट क्यों बनाया, इसके पीछे भी विज्ञान है। 2 लेंस नहीं है, इसी लेंस को आगे खिसकाया गया है, और जितना खिसकाया वो कौन है, X। यही तो इसलिए तो कहते हैं डायग्राम 1000 वर्ड कहने की कैपेसिटी रखता है, अगर आप सही डायग्राम बनाते हो तो। एरिया में क्या है, जैसे अगर पेन रखोगे तो हाइट है, और पेन की जगह अगर आपने ऐसे कॉपी रख दी तो क्या बन जाएगा, पूरा एरिया। ये भी मैग्नीफाई, ये भी मैग्नीफाई। सही बात है।
देख लो। अब अगर लेंस डिस्प्लेसमेंट शब्द लिखा हुआ आ जाए, हर एक पढ़ने वाला बच्चा ये फॉर्मूले सोच लेता है। इंपॉर्टेंट तो तब है जब पूरे प्रश्न में लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड शब्द ही नहीं लिखा हुआ है भाई। कैसे, मैं आपको प्रश्न बताता हूं। वो कहता है दो दीवारें हैं, वॉल 1 वॉल 2, और इनके बीच की दूरी है d। एक बल्ब लगा दिया आपने दीवार 1 पर और उस बल्ब की इमेज बना रहे हैं ऑन वॉल 2 विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब मजे की बात यह है, पूरे सवाल में लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड की महक नहीं आ रही, कहीं नाम ही नहीं दिया उसने। लेंस विस्थापन विधि कहीं बोला ही नहीं। पर अब दिमाग क्या चलना चाहिए, जो अच्छा बच्चा वो क्या सोचता है वो सुनना। बल्ब है पहली दीवार पे, बल्ब की इमेज बन रही है दूसरी दीवार पर। दीवार, ये दीवार ही फिजिक्स है, दीवार को आगे पीछे नहीं कर सकते। दीवार मींस फिक्स, बल्ब दीवार पर है मतलब ऑब्जेक्ट फिक्स। स्क्रीन दीवार पर लगी हुई है इमेज, मतलब ये भी फिक्स। अब बताइए, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज फिक्स हो गए तो सवाल किसका हो गया, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसलिए पॉपुलर सवाल है। पूरे प्रश्न में कहीं ये शब्द बोला ही नहीं उसने कि लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्या बोला, बल्ब दीवार पर है और बल्ब की इमेज दूसरी दीवार पर है। तो दीवार फिक्स होती है, ऐसा थोड़ी होता है। पापा कमरा छोटा है, थोड़ा दीवार खिसका दो ना, दीवार थोड़ा खिसकती है। और दादाजी जो घर बना के गए वो चल रहा है भाई, पिताजी और करेंगे तो पिताजी नया बना लेंगे, नहीं तो दादाजी वाले में चलता रहेगा काम। तो दीवार ऐसे नहीं खिसकती है, दीवार मतलब रिजिड फिक्स है। क्या बात सही है क्या? अब उसने फोकल लेंथ पूछा था, तो आप याद करिए D इज ग्रेटर देन 4F, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं 4F इज लेस देन D। कौन सा सही है देखो, एक ही बात है दोनों, उसमें भी D बड़ा है नीचे भी D बड़ा है। फोकल लेंथ पूछी है तो फोकल लेंथ हो जाएगी D/4, लिख लीजिए, ये एक ही बात है। तो आंसर आएगा फोकल लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू D/4। बस इतना ही पूछा था। बोलो क्या बात ओके है? बढ़ू आगे। लिखें, अगली हेडिंग डालें, क्रोमेटिक एब्रेशन। चलो फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा बातचीत मत कर, फटाफट लिख ले। चलिए, अब लेंस के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्रोमेटिक एब्रेशन। अब
अब ये बीमारी क्या होती है बच्चों समझ लो, और बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, पर अब सब वही बातें पढ़ रहे हैं जो कम इंपॉर्टेंट है। मेन सब पढ़ चुके अपन। मेन पावर मेथड है, मेन लेंस फॉर्मूला है, जहां से प्रश्न आना ही आना है। चलो अब सुनो, बोर्ड पे देखो, ये μ1, ये r, जल्दी से इसकी पावर बताइए। अब तो कितने अपन ने सवाल कर लिए, बोलो। डिफरेंस μ-1 बटे 2 इंटू 2, ये पावर आ गई। उल्टा कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? स्टार है, इस पे सवाल आना ही है। अब आप ध्यान से देखो, मस्त बात, थोड़ा सीरियस होइए। व्हाइट लाइट आ रही है, मजेदार है। व्हाइट लाइट आ रही है मतलब आ रहा है साहब विबग्योर। विबग्योर में सबका लेमडा अलग अलग होता है। बताइए किसका लेमडा ज्यादा होता है? लेमडा रेड ज्यादा। सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा दो, ठीक है, धीरे धीरे सुन ले। विबग्योर, विबग्योर में सभी रंगों का लेमडा अलग अलग होता है। किसका लेमडा ज्यादा? रेड का। फिर आओ कॉची, कॉची कहते हैं म्यू लैम्डा के इनवर्स। बहुत सिस्टमैटिक अससन रीजन आएगा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। लैम्डा रेड ज्यादा है तो म्यू रेड कम। अब मजे आने वाले हैं। फोकल लेंथ म्यू के इनवर्स, जिसका रेड म्यू कम उसकी फोकल लेंथ ज्यादा। आ जाओ वापस से देखना, वापस। विबग्योर सुनो, बोर्ड पे देखो, कम ऑन। विबग्योर सबका लैम्डा अलग अलग, लैम्डा अलग तो म्यू भी अलग, म्यू अलग अलग तो फोकल लेंथ भी। इसका मतलब सारे रंग एक जगह जाके कन्वर्ज नहीं होते। रेड अलग जगह जाएगा, वायलेट अलग जगह जाएगा, ग्रीन अलग जगह जाएगा। और इस कलर फैलने की बीमारी को ही क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन। क्यों सर, कलर क्यों फैल गए, एक जगह जाके क्यों नहीं हुए? खुद सोच। विबग्योर, विबग्योर में सभी का लैम्डा अलग, कॉची लैम्डा अलग तो म्यू अलग। फोकल लेंथ म्यू पर निर्भर करती है, म्यू अलग तो फोकल लेंथ भी। पर अभी तक तो हमने 10वीं में पढ़ा है, अभी तक आपने बनाए, आप तो एक ही जगह जाके फोकस करते थे। वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती थी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक ही लैम्डा। अब कैसी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में कितने लैम्डा? 7। सातों के लैम्डा अलग अलग, सातों के लिए म्यू, म्यू अलग तो फोकल लेंथ भी। इस कलर फैलने की बीमारी को ही क्रोमेटिक एब्रेशन कहा जाता है। इस बीमारी को कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। इस बीमारी को कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसे बोलते हैं LCA। LCA लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। वायलेट तक की FV है फोकल लेंथ, रेड तक की FR है। तो बताओ ये वाली दूरी, खुद बताइए ये दूरी कितनी होगी? पहले आप पूरा नोट कर लें अच्छे से। एक बार यही पूछा गया था, रेड और वायलेट। अच्छा आप ये भी सोचो, आपने चित्र बनाते समय रेड को दूर क्यों फोकस किया है? ये देख, सब लिखा हुआ है। रेड की फोकल लेंथ, इसलिए रेड कलर दूर जगह जाके फोकस होगा। भाई हर छोटी बात पे सवाल बनता है। रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा है, एक बार यही पूछ लिया, एफ रेड हमेशा एफ वायलेट से ज्यादा।
एक एक शब्द काम का है। हाँ जी, अभी अभी करते हैं, अभी रुक जा, धैर्य रख। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस तो अकेला कलर को एक जगह जाके फोकस ही नहीं कर सकता। इसका मतलब इमेज साफ नहीं बनेगी। क्यों सर, इमेज साफ क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मान लो आपको फोटो लेनी है इस नोटिस बोर्ड की, इसमें नीले भी लेटर हैं, ग्रीन भी लेटर हैं, ब्लैक भी है, पर्पल भी है, वायलेट भी है। तो जब आप कैमरे से फोटो लोगे तो कैमरे में होता है लेंस, ये सारे रंग एक जगह जाके फोकस ही नहीं होंगे। आपने ब्लू को फोकस किया तो रेड आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, क्योंकि सभी रंग एक जगह जाके फोकस हो ही नहीं रहे। आप ब्लू को देखोगे तो रेड बिगड़ जाएगा, रेड को देखोगे तो ब्लैक बिगड़ जाएगा। तो फोटो कैसी आएगी? ब्लर्ड। फोटो साफ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बताइए? क्योंकि सारे कलर एक जगह जाके फोकस नहीं होते। अब बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है सर, आप कह रहे हो फोटो ब्लर्ड आएगी। मैं पिछले 6-7 साल से स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा हूं, मैं सेल्फी खींचता हूं, 3-4 फिल्टर लगा देता हूं, मैं अपने खुद की इमेज नहीं पहचान पाता, इतनी साफ आती है। मुझे नींद में दिखा दो ये तेरी फोटो, मैं नहीं पहचान पाऊं सर, इतनी साफ आती है, फिल्टर लगाकर ऐसी चक हो जाती है फोटो। आप देखो कितनी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप कह रहे हो फोटो ब्लर आती है, पर सर मेरा अनुभव कहता है फोटो तो इतनी साफ आती है कि अंदाजा नहीं लगा सकते आप। तो मतलब इस बीमारी का इलाज किया जा चुका है। आप समझो ना यार, आप खुद भी तो इतने सालों से विज्ञान पढ़ रहे हो, पिताजी कब से फीस जमा करा रहे हैं, उसका वास्ता आपको है, प्ले स्कूल से है, प्ले ग्रुप से फीस जमा करा रहे हैं, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, पहली से 12वीं, फिर ड्रॉप, कब से माता पिता फीस जमा करा रहे हैं यार। आपने भी तो विज्ञान को देखा है, समझा है। ऐसा थोड़ी ना कुछ भी बोल देंगे आप हाँ में हाँ मिला दोगे। आप कह रहे हो सर फोटो साफ नहीं आती, पर दिमाग कह रहा है यार कैमरे से मैं तो रोज फोटो खींचता हूँ, फोटो इतनी साफ आती है, मैं सर क्या बताऊं आपको। तो इसका मतलब दोनों बातें तो अलग अलग हो गई। इसका मतलब इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा चुका है, ढूंढा जा चुका है। तो यार कलर फैल रहे हैं तो मुझे कलर्स को वापस क्या करना है, समेटना है। अब मैंने तुरंत प्रिज्म याद किया, यार हाँ सर प्रिज्म भी तो होता था, एक प्रिज्म फैलाता भी था और मोड़ता भी था। फिर आपने क्या किया, होशियारी से एक दूसरा प्रिज्म लगा दिया उल्टा करके, ताकि उसमें से एक प्रभाव क्या हो जाए, कैंसिल। यार यहाँ लेंस को उल्टा कैसे करूंगा, लेंस तो लेंस ही रहेगा, ऐसा पहनो या उल्टा पहनो। तो अब उल्टा लेंस का मतलब है एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, दोनों को क्या कर देंगे, चिपका देंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, पहले तो इसकी वैल्यू लिख लो एलसीए की, खुद बताओ एलसीए की वैल्यू क्या आएगी, एफ आर बड़ा या एफ वी, एफ आर माइनस एफ वी, ये वैल्यू। ये कौन सी लंबाई है, ये वो लंबाई है जहां पर सारे रंग फैले हुए हैं, इसे बोलते हैं एलसीए। ये आता है ओमेगा इंटू एफ। पहले इसको लिख लो। सर मैं ओमेगा भूल गया, बहुत दिन हो गए। अरे ओमेगा प्रिज्म में पढ़ाया था, याद कर, डिस्पर्सिव पावर। फॉर्मूला भी लिख दो सर, मैं कहां पन्ना पलटता रहूंगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। पहले ये स्लाइड पूरी लिख लो तसल्ली से। सर एलसीए, मैं तो नाम ही नहीं बोल पा रहा, जीभ अटक रही है, कोशिश करना, लॉन्गिट्यूडनल, कोशिश कर, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एपरेशन। देख बोल लिया ना, नहीं तो अपन एलसीए एलसीए क्या है ये, एलसीए पूरा नाम बोल देना भाई, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एपरेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई, सारे रंग यहीं तो फैले हुए हैं, ये वायलेट है, ये रेड है, बाकी रंग कहां गए, बाकी इनके बीच में है। सारे रंग नहीं बना रहे हैं, किनारे किनारे के बना दिए। आराम से देख लो तसल्ली से। पहले कलर क्यों फैले,
अससन रीजन का प्रश्न बन सकता है, कोशिश करो बोलने की। व्हाइट लाइट में सभी का लैम्डा अलग, लैम्डा अलग तो म्यू भी अलग। फोकल लेंथ म्यू पर निर्भर करती है, सभी के लिए म्यू अलग तो फोकल लेंथ भी अलग। तो सभी रंग एक जगह जाकर फोकस नहीं होंगे। कलर के फैलने की इसी बीमारी को क्रोमेटिक एब्रेशन कहा जाता है। कलर फैलने की इसी बीमारी को क्रोमेटिक एब्रेशन कहा जाता है। यह एक बीमारी है, यह एक बीमारी है। बोलो क्या बात क्लियर है? अब इस बीमारी का इलाज कर लेते हैं। तो देखिए इलाज क्या है, उसका नाम है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी नहीं हो, क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी नहीं हो, उसे कहते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अ लगा दिया। बचपन में हम सिखाते भी थे, हमारे हिंदी के टीचर कह के जाते थे, बेटा विलोम शब्द याद नहीं आ रहा हो तो सवाल छोड़ के नहीं आना है, उसके आगे अ लगा देना है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, विलोम शब्द बन जाएगा। ऐसे ऐसे 19 शब्द हैं जिनके आगे अ लगाने से उसका विलोम बन जाता है। तो आप देखो ये भी कितनी बड़ी सोच है। आप अलग अलग स्कूलों में पढ़ के आए हो, अलग अलग शहरों में पढ़ के आए हो, सबकी पेरेंटिंग अलग अलग है, पर आपने कभी ना कभी ये बात कितनी सुनी है बचपन में, कुछ भी हो जाए सवाल छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ लिख के आ जाना। आप आपको कितने अपने माँ बाप यही कहते थे चौथी पांचवी छठी में, छोड़ के नहीं आए, कुछ भी लिख के आ, सवाल छोड़ के मत आना। कोई जान पहचान निकल गई तो उसमें नंबर तो देने लायक रहेगा टीचर, याद करो। छोड़ के नहीं आना है, तेरे मर्जी है जो सवाल ही लिख के आ जा, पर छोड़ के नहीं आएगा। आप सोचो मतलब पूरे भारत में कैसा एक जैसा एटमॉस्फेयर है, सब अलग अलग शहरों में पढ़ के आए हो और सबके एक छोड़ के नहीं आना है, एक जैसा कल्चर चलता है, एक जैसा कि भाई अपने वो आप चाय के गिलास देखो, चम्मच देखो, आप चम्मच के स्टैंड में देखना 7 8 10 चम्मच सभी अलग अलग तरह की हैं, जो रह जाती हैं वो है। जबकि कोई गेस्ट आता है उनके लिए नया डिनर सेट निकाला जाता है? चाय पीते हैं तो आप देखो 4 कप 5 कप जो बच गए अलग अलग कलर के वो रह गए हैं, जबकि मेहमान आएंगे उनके लिए नया सेट। यार कमा माता पिता रहे हैं, अपन तो अलग अलग चम्मच में खाना खा रहे हैं, प्लेट कुछ अलग है, कटोरी कुछ अलग है, पर मेहमान उनके लिए बढ़िया। तो क्या अपन क्या वो दिखावे वाले उस पर रहते हैं भारतीय। बाहर का कोई आए, अरे वाह क्या डिनर सेट है, क्या बढ़िया कप सेट है। तो अपने वो जो कटलरी है ना गेस्ट के लिए अलग ही है बिल्कुल, ये डिनर सेट। अपन तो भाई साहब किसी में काम चला रहे हैं, हाँ काम चल रहा है, क्योंकि अपने दिमाग में वो इंजेक्ट है दिखावा। बाहर के लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनको एकदम बढ़िया सा एकदम दिखना चाहिए, अपन कुछ भी चलता रहे, ये अच्छी वो नहीं है इमेजिनेशन। दिखावे पे नहीं जीना चाहिए, अपन अपना जो है उस पर रहो, अपनी मेहनत करो अपना, ऐसा नहीं होता दिखावे दिखावे से काम नहीं चलता। इसलिए लॉजिक क्या कहता है कि भैया क्रोमेटिक एब्रेशन तो बीमारी है, अक्रोमेटिक मतलब उस बीमारी का क्या कर दिया आपने, इलाज। बोलो हाँ है। और शब्द क्या लग गया देखो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब एक लेंस या दो, तो एक कॉन्वेक्स तो दूसरा, हाँ सर क्यों, उल्टा प्रवृत्ति का होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। और इसकी एक शर्त है, किसी को शर्त याद है तो बताओ, ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिस्पर्सिव पावर, F1 F2 फोकल लेंथ, इसकी कंडीशन होती है ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 बराबर 0।
ये कंडीशन होती है फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक एक शब्द बोल लो, 5 मिनट ले लो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बोल लो। ओमेगा 1 ओमेगा 2 कौन है बताओ? डिस्पर्सिव पावर। F1 F2 कौन है? फोकल लेंथ। एक लेंस कॉन्वेक्स होगा तो दूसरा लेंस कॉनकेव होगा। अच्छा, जैसे ही आपको एक शब्द दिखा जो मैंने लिखा, लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तो क्या वो पुराने फॉर्मूले लग सकते हैं? बताओ कौन से? पी नेट P1 प्लस P2 1 अपॉन एफ नेट 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ये भी फॉर्मूले लगेंगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाँ, वो तो कोई भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन होना चाहिए बस। स्पेसिफिक पावर चाहिए, मान लो अपन को +5 चाहिए, तो ये +7 का ले लो, ये -2 का ले लो, तो नेट पावर कितनी मिल गई? +5 मिल गई। और वो कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर कोई एक नेट पावर तो देंगे ना। नेट पावर पॉजिटिव हो गई तो आपका वो कन्वर्जिंग बन गया, नेट पावर नेगेटिव हो गई तो क्या बन गया? डाइवर्जिंग। भैया वो प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको, है ना? वो भगवान परम पिता परमेश्वर ने उस लेंस को ऐसा बनाया है कि वो क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी से फ्री है। कुछ उनके पास असीम शक्ति है ना? और क्या, वो अपने समझ से बाहर है, क्योंकि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो तो उल्टी बनती है, पर दिमाग उसको तो सीधा महसूस करता है। इस क्यों का कारण तो कोई बता ही नहीं पाया ना भाई। बस ये लिख दिया गया, रॉड्स एंड कोन्स होती हैं जो कलर बताती हैं और जो इस तरह से, तो उनके पास कई चीजें ऐसी है जिनके पास किसी का उत्तर नहीं है। 22 को छुट्टी कर दो, बिल्कुल। चलिए, तो मुझे तो एक बात पता है, अगर दो लेंस संपर्क में है तो नेट पावर P1 प्लस P2, और पावर की जगह 100/F कब लगेगा बताओ? F सेंटीमीटर में या मीटर में? सेंटीमीटर। बोलो क्या ये बात सही है? आगे बढ़ें क्या? एक बार बोल दो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कौन है? डिस्पर्सिव पावर। लिख लो, बाद में याद ही नहीं आएगा। W बोलोगे, W नहीं है, ओमेगा 1 है। हाँ लिख लो, 2-3 महीने बाद पढ़ोगे, सर ये W1 W2 क्या है? अरे W नहीं है, डिस्पर्सिव पावर। लिख लो, भरोसा मत रखो अपने आप पर, भूल जाओगे। बोलो क्लियर है? अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्ट फोकस एंड इमेज फोकस। ऑब्जेक्ट फोकस एंड इमेज फोकस एंड न्यूटन्स फॉर्मूला। हेडिंग ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज फोकस एंड न्यूटन्स फॉर्मूला। ये लास्ट टॉपिक है लेंस का। पन्ने पलटिए, पावर जहां से मैंने स्टार्ट किया था, पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस, उसको खोल लीजिए। ये पूरे 4 लेक्चर की मेहनत है, शनिवार को शुरू किया था, आज बुधवार है। पावर जहां से शुरू किया था वो खोल लीजिए। हेडिंग थी पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस, मिला? पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस, देखो मिली क्या हेडिंग? भाई साहब, इतने पेज में से 2 सवाल आए थे इस साल, 2 सवाल इस साल। हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। ये पूरा लेंस हो गया है जिससे आपको बढ़िया तैयार करना है। अब मैं आपको जुगाड़ बताता हूं, हमने बहुत अलग अलग तरह की मेहनत कर रखी है। ये 4 लेक्चर का काम जो है ना, ये आप 50 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक लेंस का आप टेलीग्राम में देखोगे, ऊपर सर्च करोगे तो मैंने एक रिवीजन कराया था मास्टर प्रो 1 में। ये सारे कॉन्सेप्ट केवल कितने मिनट में?
50 मिनट में जो आपने 4 लेक्चर में पढ़ा है, 6 घंटे में जो पढ़ाया है, वो सारा 50 मिनट में विथ ऑल कॉन्सेप्ट। तो आप उसको देखो, उससे अपने शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट भी बनाया मैंने उसमें, उससे आपको पता चलेगा यार कैसे क्विक रिवाइज होता है। पढ़ाने में 6 घंटे लग गए, वहां मैंने पढ़ाए लेंस के 10 कॉन्सेप्ट। ये 10 कॉन्सेप्ट में सब कुछ जो अपन ने कितने दिन में पढ़ा है, 4 दिन, शनिवार सोम मंगल बुध, 6 घंटे की बात 10 कॉन्सेप्ट में मैंने समराइज कर दिए। आप शॉर्ट नोट बनाओगे, आपका एक पेज में सारा काम हो जाएगा। चलो 5 मिनट पढ़ा देता हूं, फिर खत्म करूंगा। हो गए, बेल लग गई अपने। चलो कल पढ़ लेंगे। तो कल इसको खत्म करेंगे और कल से ही क्या शुरू करेंगे, मिरर। अब केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं, मिरर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 2 टॉपिक बचे हैं। होमवर्क लिख लो। ईएलपी नंबर 5, 6, 7 सभी बचे हुए प्रश्न। आप सोचो, केवल 3 ईएलपी डेडिकेटेड किस पर बनी हुई है, लेंस पर। इसका मतलब लेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 प्रश्न सिल्वरिंग के हैं, वो छोड़ दीजिएगा, लेंस को सिल्वर बना दिया है। ये जब मैं मिरर पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा। ये 2 सवाल छोड़ने हैं। मॉड्यूल में लेंस वाला सेक्शन पूरा कर सकते हैं, ये मिरर में कवर होगा। सही है। तो होमवर्क है भैया, लेंस पूरा पढ़ना है, ईमानदारी से तैयार करना है। संडे के पेपर में रियोप्टिक्स आ रहा है। सही है, चलिए धन्यवाद। अच्छा, कल वाली क्लास जिसने अटेंड नहीं करी, वो 15 क्वेश्चन क्लास नोट में जरूर कर ले आज ही। ये 15 के 15 सवाल काम के हैं, इसलिए इसको छोड़ना मत, नोट कर लेना। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।